Good morning, dear students. So, in the last class, we are discussing valence bond theory. Valence bond theory assumes that bond between metal and ligand is purely covalent, and there will be hybridization phenomena take place among the sp and d orbitals of central atom. और हमने वहाँ ये भी देखा था कि इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनते थे, जिन्हीं को हमने लो स्पिन और हाई स्पिन बोला था बेसिकली। बट वहाँ पे एक लिमिटेशन आई थी कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। सेकंड लिमिटेशन ये भी थी कि वो कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि वाई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस आर कलर्ड। सो इन चीज़ों के आंसर्स यदि हमें जानने हैं तो हमारे पास नेक्स्ट जो थ्योरी है दैट इज़ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसको हम CFT कहते हैं। सो हम इसको डिस्कस करते हैं बेटा एक बार। इस थ्योरी को प्रपोज किया था बैथे और वैन व्लेक ने। These are the some postulates of this theory. First point is that bonding between metal and iron is purely electrostatic. ये एक दूसरे के इन्वर्स है बेटा। VBT ये कंसीडर करती है कि वहाँ जो बॉन्डिंग होगी वो कोवलेंट होगी, बट CFT हमें बताती है कि वहाँ जो बॉन्डिंग होगी दैट बॉन्डिंग विल बी प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक, मीन्स आयनिक बॉन्ड होगा उनके बीच में। सेकेंड, लिगेंड्स आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्जेस। लिगेंड्स को पॉइंट चार्जेस की तरह माना गया था। जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास अनायनिक चार्ज लिगेंड है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये मेटल जो हमारा रहेगा उसकी तरफ अप्रोच करेगा। और यदि मान लीजिए कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है या न्यूट्रल लिगेंड है तो न्यूट्रल लिगेंड के केस में ये माना गया था कि ये जो लिगेंड्स होंगे ये एक तरीके के डाइपोल्स होंगे, और डाइपोल्स हमें पता है ऐसी स्पीसीज़ को कहा जाता है जहाँ पे चार्ज सेपरेशन होती है, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस वहाँ जनरेट होते हैं। और ये डाइपोल इस तरीके से अलाइन करता है कि इसका जो नेगेटिव पोल होता है वो मेटल की तरफ होता है। चलिए, थर्ड, द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड सेंट्रल मेटल iron in a complex is such that repulsion between these point charges or dipole is minimum. जो लिगेंड्स का अरेंजमेंट होता है किसी सेंट्रल मेटल के अराउंड वो इस तरीके से किया जाता है कि उन लिगेंड्स के बीच या उन लाइक चार्जेस के बीच या उन डाइपोल्स के बीच जो रिपल्शंस होंगे दैट शुड बी मिनिमम। इंट्रैक्शन बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड लिगेंड्स आर ऑफ टू टाइप। जब कोई भी लिगेंड किसी मेटल को अप्रोच करता है तो यहाँ दो तरीके की इंट्रैक्शंस बनती हैं बेटा। वन इज़ अट्रैक्टिव, सेकंड इज़ रिपल्सिव। इंट्रैक्टिव इंट्रैक्शन बनती हैं बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज मेटल, ये जो मेटल है जिस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एंड नेगेटिवली चार्ज लिगेंड, जो हमने पहले ही बात की थी। दीज आर अट्रैक्टिव इंट्रैक्शंस। एंड रिपल्सिव इंट्रैक्शंस आर बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लिगेंड्स जो ये डोनेट करेगा एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल इन इट्स d ऑर्बिटल। तो ये जनरल सा रूल होता है कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो हमारे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, इसको ध्यान से समझिएगा। इन ए फ्री ट्रांजिशन मेटल और आयन, जब तक कोई भी मेटल
कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है उसको कहा जाता है फ्री ट्रांजिशन। यदि ऐसा है तो उस मेटल की जो 5d ऑर्बिटल्स होती हैं, डी सेल में हमें पता है 5 ऑर्बिटल्स होती हैं बेटा, dxy, dyz, dzx, dz स्क्वेयर एंड dx स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। इन पांचों ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो सेम होती है और इसी को कहा जाता है डीजेनरेसी ऑफ डी सबसेल या डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जीज आर नोन एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ध्यान रखिएगा इसको, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी। लेकिन इन डी ऑर्बिटल्स की जो शेप होती है बेटा, वो शेप बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक जिसमें ऑर्बिटल्स की जो लोब होती हैं वो टुवार्ड द एक्सिस हों, और दूसरा जो होता है जिनमें लोब्स जो होती हैं वो इन बिटवीन द एक्सिस होती हैं। तो बेसिकली इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक एक्सियल ऑर्बिटल एंड दूसरा इज नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। एक्सियल ऑर्बिटल्स कौन कौन सी हैं बेटा? ये हैं दो ऑर्बिटल्स, वन इज योर डी जेड स्क्वेयर और जिसका यहाँ नाम नहीं लिखा गया है, दिस इज योर डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। और यहाँ तीन ऑर्बिटल्स हैं जिनको नॉन एक्सियल ऑर्बिटल कहा जाता है। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा बेटा, जो ये तीन ऑर्बिटल हैं जिनकी ओरिएंटेशन एक जैसी होती है, लोब्स का जो अरेंजमेंट है, और दो ऑर्बिटल एक जैसी हैं जिनका अरेंजमेंट एक जैसा होता है, तो इन तीनों की ऑर्बिटल की एनर्जी एक जैसी होती है। तो डीजेनरेट तो ये रहेंगी ही रहेंगी, बट क्योंकि इसमें तीन ऑर्बिटल हैं इसलिए इनको हम कहते हैं ट्रिपली डीजेनरेट। सिमिलरली ऊपर जो दो ऑर्बिटल हैं जो दिखाई गई हैं, मीन्स डी जेड स्क्वेयर एंड डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, दीज आर नोन एज डबली डीजेनरेट। और ये आपको पता है कि हमारे पास जो अरेंजमेंट है ऑर्बिटल्स का वो इस तरीके से है। शेप यदि आप ध्यान से देखोगे, ये ऑलरेडी आप 11th क्लास में पढ़ के आए हो बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। दीज आर द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ डी सेल। नाउ इसके बाद जो इसमें मेन पॉइंट ऑपरेट करता है कि सीएफटी है क्या और कैसे वर्क करेगी, वो इम्पोर्टेंट है। और इस पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा जो यहाँ पे दिखाया गया है। नेक्स्ट, इन ए फ्री ट्रांजिशन मेटल एटम और आयन ऑल द 5 ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी दैट इज दे आर डीजेनरेट। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ स्टार्टिंग में ही। जब तक कोई मेटल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है उसकी पांचों की पांचों डी ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो सेम होती है, जिसको हम डीजेनरेट बोलते हैं। हाउएवर व्हेन द लिगेंड्स अप्रोचेस द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, जब लिगेंड्स अप्रोच करते हैं किसी सेंट्रल एटम को, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन और द एटम वाज रिपेल्ड बाय द लोन पेयर ऑफ लिगेंड्स। रिपल्सिव इंट्रैक्शंस वहाँ बनती है बेटा, नो डाउट अट्रैक्टिव भी बनेगी, बट ये जो स्प्लिटिंग होगी जिसको हम आगे देखेंगे वो रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से होती है। एज ए रिजल्ट ऑफ दीज इंट्रैक्शंस द डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ द मेटल आयन इज लॉस्ट डिपेंडिंग अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ लिगेंड्स इन द स्पेस। तो जैसे ही कोई लिगेंड्स सेंट्रल एटम को अप्रोच करते हैं कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, रिपल्शंस होती है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं डी ऑर्बिटल में मेटल के उनके और लिगेंड्स जो डोनेट करता है उनके बीच, और इन रिपल्शंस की वजह से जो डीजेनरेसी होती है डी ऑर्बिटल की, जिसमें पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी एक जैसी थी, वो स्प्लिट कर जाती है दो एनर्जी लेवल्स में। दिस इज़ कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और ये जो प्रोसेस हुई है इसको कहा जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इट इज़ द बेसिस ऑफ द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का बेसिस यही है बेटा कि जब भी कोई लिगेंड्स अप्रोच करते हैं सेंट्रल एटम को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए,
वहाँ पे रिपल्शंस होती हैं और उन रिपल्शंस की वजह से जो डीजेनरेसी होती है डी सब सेल की, वो दो एनर्जी लेवल्स में ब्रेक कर जाती है। एक लेवल जिसमें 3 ऑर्बिटल होती हैं जिसको हमने T2Z बोला था, और एक लेवल जिसमें 2 ऑर्बिटल होती हैं उसको हमने EZ बोला था। तो उन लेवल्स में वो टूट जाता है। नाउ द एक्सटेंट ऑफ स्प्लिटिंग, कितनी स्प्लिटिंग होगी वहाँ पे, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ लिगेंड्स एंड देयर पोजीशन अराउंड द मेटल एटम, दैट इज ज्योमेट्री। तो एक्सटेंट ऑफ स्प्लिटिंग जो होगा किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर, वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि वहाँ लिगेंड्स कौन से हैं और कितने नंबर में वो प्रेजेंट हैं। ऑर्बिटल्स के नाम मैं बता देता हूँ, इसको हमने यहाँ डिस्कस कर रखा है। देखो बेटा, दिस इज़ नोन एज T2Z ऑर्बिटल, दिस इज EZ ऑर्बिटल। EZ ऑर्बिटल में जो 2 ऑर्बिटल हैं दे आर योर DZ² एंड DX² माइनस Y²। सिमिलरली T2Z ऑर्बिटल में जो 3 ऑर्बिटल हैं दे आर योर DXY, DYZ एंड DXZ। सो ये हमारा CFT का बेसिस है बेसिकली बेटा, कि CFT कैसे वर्क करेगी। अब इस थ्योरी को हमने 2 तरीके के कॉम्प्लेक्सेस पे मेनली पढ़ना है। वन इज़ योर ऑक्टाहेड्रल, सेकेंड इज़ योर टेट्राहेड्रल। तो उस पे चलने से पहले एक बार हम जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं, ये है क्या। तो CFT बेसिकली ऐसी थ्योरी है जो मेटल लिगेंड्स के बॉन्ड को आयनिक मान के चलती है बेटा, कि वहाँ 100% आयनिक करेक्टर होता है। सेकेंड, लिगेंड्स को वो पॉइंट चार्जेस कंसीडर करती है, मीन्स नेगेटिवली चार्ज आर कंसीडर्ड एज पॉइंट चार्ज, और यदि न्यूट्रल लिगेंड्स होंगे तो दे आर कंसीडर्ड एज डाइपोल। थर्ड, 2 तरीके की इंट्रैक्शंस बनती हैं बेटा वहाँ पे जब कोई लिगेंड सेंट्रल एटम को अप्रोच करता है। वन इज़ अट्रैक्टिव इंट्रैक्शंस ड्यू टू अपोजिट चार्जेस, एंड सेकेंड इज रिपल्सिव इंट्रैक्शन ड्यू टू लाइक चार्जेस, दैट इज electrons of the ligand and the electrons which are already present in the d orbital of the ligands. Next, when ligands approaches toward central metal ion in order to form a complex, there will be repulsive interactions between the electron donated by the ligands and the electrons already present in the d orbital of ligands, d orbital of the metal. Due to these repulsive interactions, the degeneracy of the d orbital split into 2 levels, one having 3 orbitals T2Z and second having 2 orbitals EZ, and this process is known as crystal field splitting. And the extent of splitting जो होगा that depends on the number of ligands, वो number of ligands पे depend करेगा, and that depends on the ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, उस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री कैसी है। नाउ these are the crystal field splitting pattern in octahedral and tetrahedral complex. octahedral complex का मतलब आपको पता है कि बेटा 6 लिगेंड्स जो हैं वो अप्रोच करेंगे। टेट्राहेड्रल का मतलब होता है 4 लिगेंड्स अप्रोच करेंगे। नाउ ऑक्टाहेड्रल के केस में जो लिगेंड्स अप्रोच करते हैं बेटा, उनमें से जैसे 6 लिगेंड सेंट्रल एटम के अप्रोच करते हैं, तो कुछ जो लिगेंड्स हमारे पास होते हैं दे आर डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस। ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जब मेटल की तरफ लिगेंड्स अप्रोच करते हैं, दे आर सम लिगेंड्स डायरेक्टेड टुवर्ड द एक्सिस। अब क्योंकि वो एक्सिस की तरफ आते हैं और हमें ये पता है कि जो DZ² ऑर्बिटल है और DX² माइनस Y² ऑर्बिटल है, अब इन केसेस में क्योंकि लोब्स एक्सिस के अलोंग ही है, तो ये जो ऑर्बिटल होती हैं ये ज़्यादा रिपल्शंस फील करते हैं इलेक्ट्रॉन की तरफ से, और इसी वजह से इनकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है आफ्टर स्प्लिटिंग। जो ऑर्बिटल्स कम रिपल्शन फील करते हैं मीन्स DXY, DYZ एंड DZX,
इनकी जो एनर्जी है स्प्लिटिंग के बाद वो लोअर हो जाती है और इनकी जो एनर्जी होती है वो हायर हो जाती है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है बेटा। इस एक्सिस पे हमने एनर्जी ली है और ये जो है ये फ्री स्टेट में है ट्रांजिशन मेटल, जब तक कॉम्प्लेक्स उसने नहीं बनाया था। जैसे ही लिगेंड्स उसको अप्रोच करेंगे, सिमेट्रिकल लिगेंड फील्ड, सिमेट्रिकल लिगेंड फील्ड का मतलब ये होता है कि यदि मान लीजिए सारे के सारे लिगेंड्स सेंट्रल एटम से इक्वल डिस्टेंसेस पे हैं, तो उस टाइम तक ये जो डिजेनरेसी है वो मेंटेन रहती है, लेकिन इंट्रैक्शंस की वजह से ये एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी जितनी पहले थी उससे। ये मैं बता देता हूँ कि बेटा ये जो स्टेट होती है जो आपने दिखाई है, दिस इज ए हाइपोथेटिकल स्टेट। हाइपोथेटिकल होती है, ये इंटरमीडिएट है बेसिकली। लेकिन जैसे ही लिगेंड्स अनइक्वल डिस्टेंसेस पे होते हैं या और ज़्यादा क्लोज आते हैं मेटल के, तो ये जो डिजेनरेसी है ये दो लेवल्स में ब्रेक कर जाती है। एक जिसमें 3 ऑर्बिटल होंगे जिसको हमने T2Z बोला है, सेकंड जिसमें ऑर्बिटल 2 होंगी जिसको हमने EZ बोला है। अब ये जो डिफरेंस आता है इसको कहा जाता है डेल ऑक्टाहेड्रल। अभी आगे हम इसको डिफाइन करेंगे कि दिस इज़ नथिंग बट दिस इज CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। आफ्टर स्प्लिटिंग दो ऑर्बिटल के एनर्जी सेट बनते हैं, उनके बीच में जो भी डिफरेंस होता है दैट इज़ नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये जो है बेटा इसको बैरी सेंटर कहा जाता है और इसके रिस्पेक्ट में हम ये देखते हैं कि कौन सी ऑर्बिटल स्टेबलाइज्ड होंगी, कौन सी ऑर्बिटल अनस्टेबलाइज्ड होंगी। तो स्टेबिलिटी और एनर्जी में जो आपको पता है दैट इज़ योर इनवर्स रिलेशन। तो क्योंकि T2Z की ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, तो एनर्जी कम है तो दे आर मोर स्टेबल। तो ये आपकी ज़्यादा स्टेबल होती हैं, ये आपकी कम स्टेबल होती हैं। अब ये जो डेल्टा ऑक्टाहेड्रल है बेटा, इसको हमने एज्यूम कर रखा है 10 DQ के बराबर। इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, ये जो DQ है दिस इज़ नॉट ए यूनिट, ये यूनिट नहीं है बेटा कोई, ये डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। एक काफ़ी लंबी मैथमेटिक्स के बाद ये रिज़ल्ट आए हैं, तो हमने उनका डेरिवेशन नहीं करना है, सिर्फ याद रखना है उनको। तो ये मैं बता देता हूँ कि ये जो DQ लिखा गया है दिस इज़ नॉट ए यूनिट, ये दो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, यूनिट नहीं है ये। अब इस -10 DQ को हमने डिवाइड किया है बेटा, -4 हमने इसको स्टेबलाइजेशन में दिया है और 6 जो है हमने इसको अनस्टेबलाइजेशन या लेस स्टेबलाइजेशन में दिया है। अब इसी चीज़ को मैं बता देता हूँ, बुक्स के अंदर ये जो नोटेशन है बेटा दिस विल बी योर 0.4 एंड 0.6, और ऐसे केसेस में यदि ऐसा है तो वहाँ डेल्टा ऑक्टाहेड्रल जो होगा वो 1 DQ के बराबर लिखा जाएगा, और यदि इसको मैं 4 और 6 लिखूंगा तो फिर डेल्टा ऑक्टाहेड्रल जो आएगा दैट विल बी 10 DQ। सो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। सो दिस इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है बेटा, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं बट लास्ट में जाके ये जो स्प्लिटिंग हुई है ना, ये सीक्वेंस चेंज हो जाता है। EZ जो है दैट कम्स डाउनवर्ड, T2Z कम्स अपवर्ड। अब ऐसा होता इसलिए है कि टेट्राहेड्रल में जब लिगेंड्स अप्रोच करते हैं तो वहाँ पे कोई भी लिगेंड्स अलोंग द एक्सिस नहीं होता है, सारे लिगेंड्स इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। So this is your free state symmetrical field ligand and this is splitting EZ and T2Z। जैसा वहाँ रेशियो था ऐसे ही यहाँ डिवाइड होगा 6 and 4 and this is delta T, tetrahedral energy separation।
और इन दोनों में रिलेशन होता है कि डेल्टा टेट्राहेड्रल के लिए जो स्प्लिटिंग आएगी दैट कम्स आउट टू बी 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। यदि आप यहाँ से देखोगे तो ऑक्टाहेड्रल में जो स्प्लिटिंग होती है दैट इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ टेट्राहेड्रल। उसके दो रीज़न है बेटा। फर्स्ट कि ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड्स अप्रोच करते हैं सेंट्रल एटम को, जबकि टेट्राहेड्रल में सिर्फ 4 ही लिगेंड्स अप्रोच करते हैं। एंड सेकंड, ऑक्टाहेड्रल में अलोंग द एक्सिस लिगेंड्स रिपल्शंस होते हैं, टेट्राहेड्रल में नहीं होते हैं। तो इस वजह से वहाँ एनर्जी सेपरेशन ज़्यादा आती है, यहाँ कम आती है। सो यहाँ से क्वेश्चन जब भी आता है बेटा, क्वेश्चन दो तरीके से आता है। एक तो वो CFSE कैलकुलेट कराता है और सेकंड ये है कि इस एनर्जी स्प्लिटिंग डायग्राम को पूछता है। तो आप बड़े ध्यान से इसको कीजिएगा, ये आपको ध्यान रखनी है। चलिए, CFSE इंडेक्स कैलकुलेशन। CFSE का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, दिस इज़ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और ये दो ऑर्बिटल्स के बीच का डिफरेंस होता है, जिसको हम एक को T2G ऑर्बिटल सेट बोलते हैं, दूसरे को EG ऑर्बिटल सेट बोलते हैं। अब CFSE यदि आपको निकालनी है, ऑक्टाहेड्रल में कैसे निकलेगी और टेट्राहेड्रल में कैसे निकलेगी। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए ये फार्मूला है बेटा, CFSE -4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल प्लस 6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल। अब यहाँ पे जो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स पढ़े हैं बेटा, वो सेम ऑपरेट करते हैं। जैसे मान लीजिए ऑक्टाहेड्रल में हमारे पास आफ्टर स्प्लिटिंग ये पैटर्न आएगा। देखो बेटा, ये मेरे पास T2G ऑर्बिटल होगी, ये EG ऑर्बिटल होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो फर्स्ट रूल है बेटा, ऑफ बाउ प्रिंसिपल, वो आपको क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग होती है दैट विल बी ऑलवेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो क्योंकि T2G की एनर्जी कम है, तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो किस सेल में आएंगे, T2G में। उसके बाद कहाँ जाएंगे, EG में। अब T2G में भी आपको पता है कि यहाँ पेयरिंग होगी बेटा, पहले पेयरिंग होगी और फिर जो है इलेक्ट्रॉन EG में जाएंगे। तो इसी के कोरस्पोंडिंग हमने ये फार्मूला बनाया है। -4 जितना T2G का कंट्रीब्यूशन था, मैं एक बार दिखा देता हूँ दोबारा से वो डायग्राम, देखिए ध्यान से। तो T2G को हमने स्टेबलाइज माना था -4 DQ से। तो -4 इंटू जितने इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे प्लस 6 इंटू जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे। और -4 क्यों आया है, +6 क्यों आया है, दिस सिंपली रिप्रेजेंट कि T2G की जो एनर्जी है वो डिक्रीज़ हुई है स्प्लिटिंग के बाद, और EG की जो है वो इंक्रीज़ हुई है, इसलिए यहाँ प्लस लगाया गया है, यहाँ माइनस लगाया गया है बेटा। चलिए, सो जैसे हमने एक कॉम्प्लेक्स लिया है D5 हाई स्पिन, अभी मैं इसके ऊपर आऊँगा हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। चलिए हम सिंपली D2 की निकालते हैं बेटा। यदि मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन हैं किसी कॉम्प्लेक्स के सेंट्रल एटम में और वो ऑक्टाहेड्रल कोई कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो उसकी CFSE क्या आएगी। देखो D2 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स T2 में आएंगे, तो CFSE कम्स आउट टू बी -4 इंटू 2 -8 DQ। इस तरीके से आपने सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करने। D3 की निकालोगे तो -12 DQ हो जाएगा। ऑलराइट, अब हाई स्पिन लो स्पिन से क्या मतलब है बेटा, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने D4 कॉन्फ़िगरेशन को फिल करना है बेटा, तो D4 कॉन्फ़िगरेशन को फिल करने के लिए हमारे पास दो पॉसिबल वेज हैं। एक वे तो ये है कि 3 इलेक्ट्रॉन पहले T2G सेट में आए और 1 इलेक्ट्रॉन EG सेट में चला जाए। वन पॉसिबिलिटी इज़ दिस। अब ऐसा कब होगा हम उसकी भी बात करेंगे। एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी इज़ दैट कि सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो T2G में आ जाएं। तो यदि आप ध्यान से देखोगे
तो जो फर्स्ट केस है हमारा, इस केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं और इसी वजह से ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को कहा जाता है हाई स्पिन, जिसकी हमने वीबीटी में भी बात की थी। यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है तो इसको कहा जाएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स तब बनते थे जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स लगे होते थे जो पेयरिंग कराते थे इलेक्ट्रॉन्स की। वीबीटी की वीडियो जिसने नहीं देखी आप देखिएगा उसको वहाँ से। और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स तब बनते थे जब वीक फील्ड लिगेंड्स होते थे। तो ऐसे केसेस में यदि आप CFSE निकालोगे तो वो दोनों केसेस में बेटा अलग अलग आएगी, हाई स्पिन में अलग आएगी, लो स्पिन में अलग आएगी। कई बार CFSE कैलकुलेट करा ली जाती है, कई बार सिंपली इनका कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D5 इन हाई स्पिन और लो स्पिन। तो वो चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाएगा। इसी तरीके से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की CFSE निकलेगी बेटा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। सिर्फ फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ -6 आ जाएगा, यहाँ +4 आ जाएगा, ऑर्बिटल्स भी चेंज हो जाएंगे। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नोट बेटा, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये है क्या। हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की जो हमने बात की है वो सिर्फ D4 से D7 तक होता है बेटा। इनको छोड़ के जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे उनके लिए हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स दोनों एक जैसे मिलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैं D9 की बात करता हूँ बेटा। अब जब आप D9 कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे तो D9 कॉन्फ़िगरेशन में देखो क्या पॉसिबिलिटी आपके पास रहेगी। लो स्पिन में पॉसिबिलिटी ये है कि पहले ये ऑर्बिटल सारी की सारी फिल होंगी और फिर ये ऑर्बिटल्स फिल होंगे, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब यदि इसी चीज़ को मैं हाई स्पिन के लिए लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा बेटा, तो हाई स्पिन में भी क्या करोगे, अब सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स में आएगा, फिर यहाँ जाएगा, उसके बाद पेयरिंग होगी एंड दैट विल बी लाइक दिस। तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशंस में हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस दोनों एक जैसे होते हैं। तो इन कॉन्फ़िगरेशन के लिए कभी भी हम हाई स्पिन लो स्पिन की बात नहीं करेंगे, और यदि कहा भी जाता है तो आप ध्यान रखिएगा हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस इनके लिए एक जैसे होते हैं। किन किन कॉन्फ़िगरेशंस के लिए, D1, D2, D3, D8, D9 एंड D10। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। D4 से लेके D7 तक वहाँ पॉसिबिलिटी है हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के। नाउ देर इज़ अ टर्म नोन एज पेयरिंग एनर्जी। एक टर्म होती है जिसको हम पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं बेटा, इसको P से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए हमने अभी D4 का एग्जाम्पल लिया था और D4 के एग्जाम्पल में हमने एक कॉन्फ़िगरेशन तो लिया था ये जो हाई स्पिन है, और जब मैं इसको लो स्पिन करूँगा तो यहाँ पेयरिंग हो जाएगी। अब ध्यान से सुनिएगा, इस इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग को कराने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिएगी दैट एनर्जी इज़ नोन एज पेयरिंग एनर्जी। उस एनर्जी को कहा जाता है पेयरिंग एनर्जी। अब पेयरिंग एनर्जी और CFSE में रिलेशन होता है बेटा। अब वो रिलेशन क्या है, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास T2G सेट है हमारा एनर्जी का, ये मान लीजिए EG सेट, ये सेपरेशन है डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं, और पेयरिंग एनर्जी है P। अब ध्यान से सुनिएगा, यदि मान लीजिए बेटा पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है ऑक्टाहेड्रल सेपरेशन से CFSE से, तो ऐसे केस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर ना होके लोअर स्टेट से हायर स्टेट पे जाना पसंद करता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमने अभी D4 का एग्जांपल लिया था, तो यदि यहाँ पेयरिंग एनर्जी इस एनर्जी सेपरेशन से ज़्यादा होगी तो ये इलेक्ट्रॉन जो आपने लिखा है यहाँ से उठ के यहाँ चला जाएगा। लेकिन यदि पेयरिंग एनर्जी कम है इस सेपरेशन से तो फिर ये यहाँ से यहाँ एक्साइट नहीं करेगा, फिर ये नीचे वाली ऑर्बिटल में ही रहेगा। तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास दो पॉसिबल केसेस बनते हैं।
जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट इज दिस, इफ़ डेल्टा ऑक्टाहेड्रल इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। ये हमने अभी बात की थी कि यदि पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो कॉम्प्लेक्स विल बी हाई स्पिन, फिर वो एक्साइट करना पसंद करता है T2G से EG सेट पे। और यदि पेयरिंग एनर्जी छोटी है आपकी, ऑक्टाहेड्रल एनर्जी सेपरेशन ज़्यादा है, CFSC बेसिकली, तो फिर जो इलेक्ट्रॉन है वो पेड होना पसंद करता है और वो T2G सेट में ही रहता है। तो ऐसे केसेस में जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो लो स्पिन बनेंगे, यहाँ जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे वो हाई स्पिन बनेंगे। So this is very important part, but what is CFSC? How will you calculate CFSC? And these are the configurations. What are the configurations of that? Next is tetrahedral complexes are always high spin. ये चीज़ ध्यान रखिएगा बेटा, tetrahedral complexes जो होते हैं वो सारे के सारे हाई स्पिन होते हैं। और यदि ऐसा है तो कौन सी कंडीशन लगेगी? जो कंडीशन अभी हमने डिस्कस की थी कि भी वहाँ पेयरिंग एनर्जी जो होगी वो ज़्यादा होगी किससे? ऑक्टाहेड्रल एनर्जी, टेट्राहेड्रल एनर्जी सेपरेशन से। तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे वाली ऑर्बिटल से ऊपर वाली में एक्साइट हो जाएंगे और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। VBT में जो हमने पेयरिंग और नॉन पेयरिंग की बात की थी वो आप यहाँ से समझोगे। अब ध्यान से देखिएगा इसको। द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर CFSC इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यदि हम डिफरेंट लिगेंड्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें CFSC की, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के, तो वो जो ऑर्डर आता है दैट इज़ नोन एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमने कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिया बेटा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ सेंट्रल एटम सेम करते हैं, सिर्फ लिगेंड्स चेंज करते चलते हैं। तो जब आप लिगेंड्स को चेंज करोगे तो ये जो सेपरेशन आपके पास आई थी T2G और EG के बीच, ये सेपरेशन भी कम या ज़्यादा आएगी, मीन्स वेरी करेगी ये फ्रॉम लिगेंड्स टू लिगेंड्स। तो यदि इनको मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाता हूँ, दिस इज़ नोन एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ध्यान रखिएगा इसको। अभी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ध्यान से देखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो लिगेंड्स हैं जो इधर राइट साइड पे लिखे गए हैं बेटा, जिनको हमने बोला है स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, बेसिकली वाटर से जो इस तरफ लिखे गए हैं राइट साइड में, इनको कहा जाता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स क्या कराते हैं? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कराते हैं बेटा। ध्यान रखिएगा इसको। जो हम वहाँ पढ़ते थे कि भी CO पेयरिंग कराएगा, Ca नेगेटिव पेयरिंग कराएगा, तो उसका रीज़न हमें यहाँ से मिलेगा कि वो पेयरिंग क्यों कराते हैं, क्योंकि इनकी फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होती है। सिमिलरली ये जो लिगेंड्स हैं दीज आर वीक फील्ड, ये पेयरिंग नहीं कराते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नाउ इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को यदि आप ध्यान से देखोगे तो इसको हम कुछ इस तरीके से याद रख सकते हैं बेटा। CNOX, CNOX का मतलब क्या है समझिएगा। C स्टैंड फॉर कार्बन डोनर, कार्बन डोनर लिगेंड्स। N स्टैंड फॉर नाइट्रोजन डोनर, O स्टैंड फॉर ऑक्सीजन डोनर एंड X स्टैंड फॉर हेलोजन डोनर। तो कार्बन डोनर लिगेंड्स जो होते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। उसके बाद नाइट्रोजन डोनर, ये भी जनरली स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट ये जो लिगेंड्स हैं बेटा ऑक्सीजन हेलोजन्स डोनर जो होते हैं, ये जनरली कैसे होते हैं? वीक फील्ड, ये पेयरिंग नहीं करा पाते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस सीरीज़ को। इस सीरीज़ को आप एक दो बार पढ़ोगे तो ये आपको याद हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, इम्पोर्टेंट नोट है ये CFSC से रिलेटेड। CFSC डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स: डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल, directly proportional to size of central atom, inversely proportional to size of central atom, and directly proportional to ligand field strength. For example, if we have two complexes FeCN6 thrice negative, FeCN6 4 negative,
और आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से CFSE किसकी ज़्यादा है। अब आप ध्यान से देखो बेटा, सेंट्रल एटम सेम है, लिगेंड सेम है, तो यहाँ जो फैक्टर ऑपरेट करेंगे दैट विल बी यूअर चार्ज और साइज। अब यदि आप ध्यान से देखोगे तो स्टार्टिंग के केस में, इस केस में जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी दैट विल बी Fe3 पॉजिटिव, और यहाँ जो आएगी वो आएगी Fe2 पॉजिटिव। और ये आपको पता है कि Fe3 पॉजिटिव का जो साइज होगा वो Fe2 पॉजिटिव से कम होगा। Fe3 पॉजिटिव का जो साइज होगा, या इसको आप डायरेक्ट चार्ज के फैक्टर से करोगे तब भी ये हो जाएगा। Fe3 पॉजिटिव में 3 पॉजिटिव चार्ज है, उसमें 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो कंपाउंड होगा दैट विल बी मोर स्टेबल। तो इसी तरीके से आपने इन चीज़ों को देखना है। कलर इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर्ड क्यों होंगे, ये सेम एक्सप्लेनेशन आप डी ब्लॉक में बेटा पढ़ चुके हो कि दिस कलर अराइज ड्यू टू डी ट्रांजिशंस। अब वो डी ट्रांजिशंस होती कैसे है ये भी मैं इसका जिक्र कर चुका हूँ वहाँ ऑलरेडी। मान लीजिए T2z ऑर्बिटल में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जब आप एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट को यहाँ फॉल कराओगे तो ये कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और बाकी जो एनर्जी है वो ट्रांसमिट हो जाती है। तो जो ट्रांसमिटेड एनर्जी होती है उसका जो कलर होगा वो हमें दिखाई देता है बेसिकली, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जिन कॉम्प्लेक्सेस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपके कलर्ड होंगे, जिनमें नहीं होंगे वो कलरलेस होंगे। सेम एक्सप्लेनेशन है एज दैट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, जो हम वहाँ पढ़ के आए थे कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो कलर्ड क्यों होते हैं। लास्ट इज लिमिटेशन ऑफ CFT। CFT की दो मेजर लिमिटेशंस हैं बेटा, एक कि ये बॉन्ड को 100% आयनिक मान के चलती है, कोवलेंट बॉन्ड करेक्टर को इसने कंसीडर नहीं किया था, और सेकंड ये है कि ये पॉइंट चार्जेस मान के चलती है बेटा लिगेंड्स को, और एक हमारे पास होते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स। अब यदि मैं रिपल्शंस की बेटा बात करूं, सेंट्रल एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और इन लिगेंड्स के या न्यूट्रल के साथ, तो नेगेटिवली चार्ज और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन मीन्स लाइक चार्जेस में जो रिपल्शन होने चाहिए वो ज़्यादा होने चाहिए एज़ कम्पेयर टू वाटर या न्यूट्रल। तो यदि ऐसा है तो ये जो नेगेटिवली चार्ज अनायन हैं ये आपके कहाँ होने चाहिए थे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में होने चाहिए थे, बट एक्चुअल में यदि आप इनको ध्यान से देखोगे तो ये जो है हमारे पास ये तो बिल्कुल लो एंड पे है बेटा, मीन्स वीक फील्ड में। तो CFSE इस चीज़ को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि ऐसा क्यों हुआ है। सो दीज आर द सम लिमिटेशंस एंड ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट पोस्टुलेट्स ऑफ CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब इस थ्योरी को आप ध्यान से पढ़िएगा, नोट से पढ़िएगा, वीडियो को देखिएगा। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप करके दिखाओगे। क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ क्या है। फर्स्ट, ये जो ऑक्टाहेड्रल एनर्जी सेपरेशन आया था बेटा, जिसको हमने 10 DQ बोला था, अब ये जो 10 DQ है इसको आप डिवाइड करने के कोई और तरीका भी तो चूज कर सकते हो बेटा। जैसे मान लो मैं इसको -5 + 5 कर दूँ, या मैं इसको 2 8 कर दूँ, 3 7 कर दूँ। देर आर सो मैनी पॉसिबिलिटीज़। 9 1 कर सकते हैं, बट हमने जो चूज़ किया है वो किया है आपका 4 and 6। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि वाई वी कंसिडर दिस 4 × 6, नॉट एनी अदर। सोच के देखिएगा इसको। सेकंड, आप कुछ कॉम्प्लेक्सेस के लिए CFSE कैलकुलेट करोगे बेटा, और उनका कॉन्फ़िगरेशन भी लिखोगे हाई स्पिन लो स्पिन में, D6 and D7, हाई स्पिन लो स्पिन। इनका सबसे पहले आप EC लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, और उसके बाद में आप इसकी CFSE कैलकुलेट करोगे। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, क्वेश्चंस को सोल्व कीजिएगा, और आंसर मुझे आप बताओगे कि क्या आंसर आएंगे इसके।
चलिए बेटा इन दोनों थ्योरीज़ को पढ़िएगा। एक लास्ट का छोटा सा टॉपिक है जो हमारा रहता है इस यूनिट में, दैट इज़ मेटल कार्बोनिल एंड स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। उसको हम डील करेंगे एक लेक्चर में और फिर जो है हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा बेटा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।